जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 4 है। तो जीएसटी का लेक्चर नंबर 4, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। तो हमारे देश में जो जीएसटी आया है वो डुअल लेवल पे आया है। तो हमारे देश में जो जीएसटी आया है वो क्या है, डुअल लेवल पे जीएसटी आया है। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होएगी, यानी कोई भी जो सप्लाई होएगी गुड्स या सर्विस की, तो उस पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी और साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा। तो हमारे देश में डुअल लेवल पे जीएसटी आया है, यानी हर ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लेगी। तो डुअल लेवल पे जीएसटी चार्ज होगा हर ट्रांजैक्शन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब देखो, अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रही है, यानी विद इन द स्टेट सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल बिहार से बिहार में ही सेल हो रही है, इंट्रा स्टेट सेल हो रही है। तो इस ट्रांजैक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी CGST, और जो बिहार गवर्नमेंट है वो चार्ज करेगी बिहार जीएसटी, तो SGST। तो बिहार गवर्नमेंट लगाएगी बिहार जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी CGST। तो डुअल लेवल पे जीएसटी लगा, सेंटर ने भी लगाया और स्टेट ने भी लगाया। अब मान लो इस ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी है, तो 9% लगेगा इस पर CGST और 9% लगेगा SGST। और कौन सा SGST लगेगा, बिहार जीएसटी लगेगा। मान लो महाराष्ट्र में सेल हो रही है, तो फिर ये भी इंट्रास्टेट सेल है, तो इस पे CGST लगेगा और प्लस में SGST लगेगा। SGST कौन सा लगेगा, महाराष्ट्र जीएसटी लगेगा। अब मान लो इस ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी है, तो 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा। क्लियर है। तो इंट्रास्टेट जो सप्लाई होती है, इंट्रास्टेट सप्लाई, उस पर क्या क्या लगता है, CGST लगता है और SGST लगता है। फिर आ जाओ, यानी इंट्रास्टेट सेल पे क्या क्या लगता है, CGST लगता है प्लस में SGST लगता है। अब मान लो विद इन द यूनियन टेरिटरी हो रही है, मान लो चंडीगढ़ में ही सप्लाई हो रही है, चंडीगढ़ में ही सप्लाई हो रही है, या लद्दाख में ही सप्लाई हो रही है। तो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ सप्लाई हो रही है और लद्दाख से लद्दाख में ही सप्लाई हो रही है। तो अब ये जो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ सप्लाई हो रही है, इस पे क्या क्या लगेगा, CGST लगेगा और प्लस में UTGST लगेगा, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो अगर सप्लाई होती है विद इन द यूनियन टेरिटरी, तो क्या लगेगा, CGST लगता है और UTGST लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट CGST और यूनियन टेरिटरी GST। लद्दाख से लद्दाख में क्या लगेगा, CGST लगेगा प्लस UTGST लगेगा। क्लियर है। तो इंट्रा
स्टेट सेल होगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट अगर सप्लाई होगी तो क्या क्या लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST और प्लस में स्टेट GST ये लग रहा है। अगर इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई होएगी, यानी विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई होएगी, विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई होएगी, तो इस पे लगेगा CGST प्लस UTGST। क्लियर है? अब एक बात ध्यान से सुननी है, हमारे देश में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो इसको GST पर्पस में स्टेट माना है, क्या माना है, स्टेट माना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर दिल्ली में सप्लाई हो रही है तो ये विद इन द स्टेट सप्लाई हो गई, तो यहाँ लगेगा CGST और एक लगेगा SGST कौन सा लगेगा, दिल्ली GST लगेगा। और 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, नो लेजिस्लेचर। कौन कौन सी हैं वो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड, लद्दाख एंड चंडीगढ़। तो ये 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो ये यूनियन टेरिटरी है। अब अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी अगर सप्लाई होएगी, जैसे अंडमान निकोबार में ही सप्लाई होएगी, तो CGST लगेगा प्लस UTGST लगेगा। ऐसे ही दमन एंड दीव में ही जाएगा तो भी ये लगेगा। लद्दाख से लद्दाख सप्लाई होगी तो भी ये लगेगा। लक्षद्वीप से लक्षद्वीप होगी तो भी ये लगेगा। और चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में सप्लाई होगी तो भी CGST एंड UTGST लगेगा। अब ये जो UTGST है ये एक ही एक्ट है, ये UTGST एक ही एक्ट है। ऐसा नहीं है कि हर एक यूनियन टेरिटरी का अलग UTGST है, एक ही UTGST है सब यूनियन टेरिटरी के लिए। लेकिन ये जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं इनको स्टेट माना है, तो इनका सबका अपना अलग से GST है, दिल्ली GST, पुडुचेरी GST एंड जम्मू कश्मीर GST। ठीक है, तो अब फाइनली क्या है, तो फाइनली ये है कि अगर विद इन द स्टेट सप्लाई हो रही है तो एक तो लगेगा CGST और एक उस स्टेट का SGST लगेगा। अगर विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई हो रही है, तो एक तो लगेगा CGST और एक लगेगा UTGST। ये वो यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, और जहाँ पे लेजिस्लेचर है दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, उसको तो हमने स्टेट ही माना है। अब नाउ अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल हो रही है, यानी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, जैसे बिहार से गुजरात में सप्लाई हो रही है,
तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। लक्षद्वीप से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सप्लाई हो रही है, तो ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर लद्दाख से बिहार में सप्लाई हो रही है तो ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है। गुजरात से दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली सप्लाई हो रही है, तो ये भी इंटरस्टेट सप्लाई है। तो इंटरस्टेट सप्लाई कब होती है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो, जब एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो, एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हो, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो। तो यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में माल जा रहा है, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में माल जा रहा है, या किसी यूनियन टेरिटरी से स्टेट में माल जा रहा है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएंगी। और ये इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है IGST। क्या लगता है? IGST लगेगा। तो बिहार टू गुजरात माल जाएगा तो इस पर भी IGST लगेगा। लद्दाख से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जाएगा तो भी इस पर IGST लगेगा। इन सब ट्रांजैक्शन पे IGST लगेगा, IGST। अब ये जो IGST है ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर ये जो IGST है ये डिवाइड हो जाएगा, 50% रख लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% रख लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट रखेगी? देखो, मान लो सपोज करो बिहार से माल गया गुजरात में, तो इस पे क्या लगा? IGST लगेगा। अब ये IGST जाएगा कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% तो खुद रख लेगी और 50% स्टेट को दे देगी। 50% खुद रख लेगी और 50% स्टेट को। कौन सी स्टेट के पास जाएगा 50% हिस्सा? यहाँ पे दो स्टेट हैं, एक बिहार है और एक गुजरात है। तो कौन सी स्टेट के पास जाएगा 50%? तो GST जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो GST डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जिस स्टेट में माल गया है, जिस स्टेट में सप्लाई हुई है, जिस स्टेट में कंजप्शन हुई है, जिस स्टेट में सप्लाई हुई है, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास ये 50% GST जाएगा। क्लियर है? तो सप्लायर है बिहार में, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो कहाँ हो रही है? गुजरात में। तो जहाँ पे सप्लाई हो रही है, जहाँ पे माल कंज्यूम हो रहा है, जहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो जहाँ पे रिसिपिएंट है, जहाँ पे सप्लाई हो रही है, वो स्टेट को मिलेगा ये 50% शेयर। तो IGST जब लगता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे, जब IGST लगेगा तो 50% तो इसमें से रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% कौन सी स्टेट के पास जाएगा? जिस स्टेट में सप्लाई की जा रही है, जिस स्टेट में रिसिपिएंट है, जिस स्टेट में माल कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे बिहार से गुजरात में जब माल सप्लाई होएगी तो इस IGST में से 50% रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% रखेगी गुजरात गवर्नमेंट। क्लियर है? तो पहले IGST जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% खुद रख लेगी और 50% आगे गुजरात गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है? नाउ अब इम्पोर्टेंट बात, अगर इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, तो जब गुड्स या सर्विस का इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर से माल इंडिया में आ रहा है, तो आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री से माल इंडिया में आ रहा है, तो जब इंडिया में माल आएगा, गुड्स आएंगे या सर्विस आएंगे, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा इसको। और अगर इस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा तो इस पे क्या लगेगा? IGST लगेगा। क्लियर है?
अब ये आईजीएसटी में वापस दो शेयर होंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी? तो जहाँ का इम्पोर्टर है, जहाँ पे माल इंपोर्ट करके, यानी जिस स्टेट का इंपोर्टर है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास ये आईजीएसटी का शेयर चला जाएगा। क्लियर है? तो अब ये देखो, जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे एक तो लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, BCD बोलते हैं उसको, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये लगता है कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग, कस्टम लॉज के अकॉर्डिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है? BCD। और साथ में इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है IGST भी लगता है कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग, कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग। तो आई रिपीट, जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, अभी सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे एक तो लगता है BCD और एक लगता है IGST। BCD भी लगता है कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग और IGST भी कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे जो IGST लग रहा है वो GST कानून के तहत नहीं लग रहा, यहाँ पे IGST जो लग रहा है वो कस्टम लॉ के तहत लग रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी इंपोर्ट आएगा, गुड्स इंपोर्ट होकर इंडिया में आएंगे, तो एक तो उस पर लगेगी बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग, और एक लगेगा इस पर IGST। और ये IGST जो लग रहा है ये GST के कानून के अकॉर्डिंग नहीं, ये कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है? और ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स को क्या माना गया है? इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है, इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। और कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग इस पे BCD लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और साथ में कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग ही इस पे IGST लगेगा। ठीक है? ऐसे ही अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो इस पे भी, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इस पे जो IGST लगेगा वो GST कानून के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर है? अब ये जो IGST है इसमें दो शेयर होंगे, 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% जाएगा उस स्टेट के पास जिस स्टेट का इंपोर्टर है। नाउ नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला गया है, जीरो रेटेड सप्लाई इसको बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नील रेट या 0% रेट GST का ये अलग चीज़ होती है, दिस इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम नील रेट की या 0% GST की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर गुड्स या सर्विस का एक्सपोर्ट होगा तो ये जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब देखो क्या है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब है कि मान लो सपोज करो कोई एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर मिस्टर ए, इन्होंने इनपुट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, इनपुट, इन्होंने इनपुट खरीदा 100 रुपये का। अब जब इन्होंने इनपुट खरीदा होगा 100 रुपये का, तो जो सप्लायर होगा, जिस सप्लायर ने मिस्टर ए को ये इनपुट सेल किया होगा, तो उसने मिस्टर ए से क्या चार्ज किया होगा? GST चार्ज किया होगा, GST चार्ज किया होगा। क्लियर है? तो मान लो कोई सप्लायर है एस, उसने इस एक्सपोर्टर, ये मिस्टर ए हैं, ए कौन है? एक्सपोर्टर है, ये अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। तो सप्लायर से मिस्टर ए ने मान लो 100 रुपये का माल खरीदा इनपुट, इस पे 18% GST 18 रुपये। तो इस सप्लायर ने इस इंपोर्टर से कितना का बिल लिया होगा? 118 का, जिसमें इस एक्सपोर्टर ने, मिस्टर ए ने 100 रुपये का तो माल खरीदा है और 18 रुपये GST पे करा है। ये है, इसने अपने इनपुट के ऊपर GST पे करा है। अब
जब ये एक्सपोर्टर इसको फाइनल प्रोडक्ट बना के आगे एक्सपोर्ट करेगा, मान लो इसको ये एक्सपोर्ट करता है मान लो 500 रुपये में, तो अब ये जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है इस पे तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। और साथ में इसने एक्सपोर्टर ने अपने इनपुट के ऊपर जो भी जीएसटी पे करा है, कितना जीएसटी पे करा है 18 रुपये, इसको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए कहा गया कि जो एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड सप्लाई है। तो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई क्यों है कि जब भी पर्सन एक्सपोर्ट करेगा किसका, गुड्स का या सर्विसेज का, तो जब भी कोई पर्सन एक्सपोर्ट करेगा गुड्स या सर्विसेज का तो इसको जीरो रेटेड सप्लाई कहा है। और अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई है तो इसका मतलब जीएसटी तो लगना नहीं है इस पर, यानी कोई भी आउटपुट टैक्स तो है नहीं। और साथ में इस एक्सपोर्टर ने अपने इनपुट के ऊपर जो जीएसटी पे करा होगा उसका इसको क्रेडिट मिल जाएगा, उसका इसको रिफंड मिल जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट को क्या बोला है, जीरो रेटेड। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट पे नील रेट लग रहा है जीएसटी का, यानी 0% जीएसटी रेट है किसी प्रोडक्ट पे, अगर किसी प्रोडक्ट पे 0% जीएसटी लग रहा है, नील रेट लग रहा है जीएसटी, तो वो क्या मतलब होता है वो देख लो। मान लो ये मिस्टर ए हैं, ए ने मान लो मिस्टर बी को, मिस्टर ए है कोई भी सप्लायर है और ये बी भी सप्लायर है, तो ए ने बी को कोई माल बेचा 100 रुपये का मान लो, इस पे 18% जीएसटी लगा लिया 18 रुपये, तो बिल बना 118 का। अब बी ने ये जो इनपुट लिया है इस पे 118 पे कर दिए। अब बी आगे जब सी को प्रोडक्ट बना के देगा तो बी आगे इसको माल को बेचता है 300 रुपये में। अब यहाँ पे देखो पहली जो ट्रांजैक्शन है जब ए बी को माल बेच रहा था तो इस ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी लग रहा था। लेकिन अब बी सी को जो माल बेच रहा है ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जहाँ पे नील रेट यानी 0% जीएसटी लग रहा है। तो बी जब सी को माल बेचेगा तो बी सी को जब माल बेच रहा है तो यहाँ इस पे तो जीएसटी लगेगा नहीं, तो आउटपुट जीएसटी तो कुछ लगेगा नहीं, आउटपुट जीएसटी तो कुछ है नहीं। लेकिन अब बी ने अपने इनपुट के ऊपर जो जीएसटी पे कर दिया, ये 18 रुपये का भी क्रेडिट मिस्टर बी को नहीं मिलेगा, यानी रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर अब बी आगे सी को माल बेच रहा है तो अगर ये ट्रांजैक्शन नील रेट जीएसटी पे लग रही है, 0% जीएसटी लग रहा है इस पे, तो इसका मतलब ये सप्लायर ने अपने इनपुट पे जो जीएसटी पे कर रखा है उसका इसको कोई क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलेगा। ये मतलब हो गया 0% का। इसका मतलब अब आप देखो टोटलिटी में क्या पिक्चर बन गई कि मान लो सपोज करो कोई सप्लायर है S1, इसने मान लो होलसेलर को 100 रुपये का माल दिया और इस पे जीएसटी लग रहा है 18%, तो 18 रुपये इसने चार्ज कर लिए, तो ये बिल बना दिया 118 का। अब डब्लू देखो, डब्लू आगे रिटेलर को माल बेचता है, तो मान लो ये 300 रुपये का माल बेचता है। अब 300 रुपये का माल बेचता है तो मान लो इस ट्रांजैक्शन पे मान लो कि इस ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी इस पे भी लग रहा है, ठीक है। तो 18% लगेगा जीएसटी इस पे, तो कितना चार्ज कर रहा है ये आर से 54 रुपीज़, ठीक है। तो ये बिल बना दिया इसने 354 का। अब ये जो डब्लू है होलसेलर, इसका आउटपुट जीएसटी कितना बन रहा है, आउटपुट जीएसटी बन रहा है इसका 54, और अपनी इनपुट पे इसने जीएसटी कितना दिया था 18 रुपये। तो ये अपना इनपुट का जीएसटी जो इसने अपने इनपुट पे जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट ले लेता है गवर्नमेंट से, तो नेट जो बचता है वो गवर्नमेंट को ही पे कर देता है, नेट पेबल टू गवर्नमेंट।
तो कितना बचा 36 रुपये। ये इस तरह से जीएसटी में होता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि अगर मान लो ये जो डब्लू है, अगर ये डब्लू, अभी तो डब्लू को कोई नुकसान नहीं हुआ, जब डब्लू ने S1 ने, इस सप्लायर ने जब डब्लू को माल बेचा तो 18% से जीएसटी ले लिया डब्लू से। अब डब्लू ने जब आगे माल बेचा आर को, तो इसने आगे ट्रांजैक्शन पे 54 रुपीज़ जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो डब्लू का आउटपुट जीएसटी बना 54 रुपीज़। अब डब्लू ने अपनी जेब से जो 18 रुपये का जीएसटी पे कर रखा अपनी इनपुट पे, वो इनपुट जीएसटी इसने अपने आउटपुट जीएसटी से घटा लिया। तो अब ये नेट गवर्नमेंट को कितना पे कर देगा, 36 रुपये। तो डब्लू का तो कोई नुकसान हुआ नहीं। तो डब्लू ने तो क्या किया, अपने इनपुट पे जीएसटी दे दिया, और जब आउटपुट सेल करी तो उस पर जीएसटी कलेक्ट कर लिया। तो अपनी सेल पर इसने जो जीएसटी कलेक्ट किया है, उसमें से जो इसने अपने इनपुट पे परचेज पे जीएसटी पे किया था उसको लेस कर दिया। यानी डब्लू ने क्या किया कि अपनी सेल पर इसने जो जीएसटी कलेक्ट किया है, उसमें से इसने क्या किया, अपनी परचेज पे जो जीएसटी पे किया था उसको घटा लिया था, और जो नेट बचा वो गवर्नमेंट को पे कर दिया था। क्लियर है। तो ऐसे ही हर सप्लायर करता है। हर सप्लायर क्या करता है कि और जब वो सेल करता है तो सामने वाले से जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है उसमें से वो लेस कर लेता है जब उसने परचेज पे जो जीएसटी पे किया था उसको, और जो नेट होता है वो ये गवर्नमेंट को पे कर देता है। ये रूल है जीएसटी का। लेकिन अब आप ये देखो, इस ट्रांजैक्शन पे अगर ये जो डब्लू है, दोबारा से देख लो, अगर इसी ट्रांजैक्शन में अगर सप्लायर डब्लू को 100 रुपये का माल बेचते, तो पहली ट्रांजैक्शन तो सेम ही है, 100 रुपये का माल बेचते तो 18 रुपये जीएसटी कलेक्ट कर लेता। अब डब्लू जब आगे आर को माल बेचेगा, और अगर डब्लू ने 300 रुपये पे बेचा जो पहले भी बेच रहा है, तो अगर डब्लू आगे जो ये बेच रहा है इस पे नील रेट जीएसटी का लगता है, यानी इस पे जीएसटी लग ही नहीं रहा, तो डब्लू का जो आउटपुट जीएसटी हो गया वो कितना हो गया, नील हो गया। और डब्लू का जो इनपुट जीएसटी वो कितना हो गया, 18 रुपये। तो ये तो नेगेटिव में आ गई फिगर। तो क्या ये 18 रुपये गवर्नमेंट इसको पे करेगी? नो, नहीं करेगी। तो यही आपको बता रहे हैं कि अगर नील रेट है, यानी डब्लू जो माल बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, अगर ये नील रेट ट्रांजैक्शन है, तो फिर इसने अपने इनपुट पे जो जीएसटी पे करा होगा उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आई रिपीट, टोटलिटी में यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बात कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब इस पे आउटपुट जीएसटी तो जीरो होता है, आउटपुट जीएसटी तो नील होता है, लेकिन आपने अपने इनपुट पे जो जीएसटी पे किया होता है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आप नील रेट या 0% जीएसटी लग रहा है आपके ट्रांजैक्शन पे, तो आउटपुट जीएसटी तो नील होता है, आउटपुट जीएसटी तो यहाँ पे जीरो होगा, नील होगा। और आपने अपने इनपुट के ऊपर जो जीएसटी पे किया होगा कुछ, तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो बस यही फ़र्क है जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेटेड जीएसटी रेट में, यही फ़र्क है कि दोनों पे आउटपुट जीएसटी तो कुछ लगता ही नहीं है। बस जीरो रेटेड सप्लाई है तो इनपुट पे जो जीएसटी पे किया होता है उसका रिफंड मिल जाता है, और नील रेट है तो इनपुट पे कोई जीएसटी आपने पे किया है, यानी अपनी परचेजेस पे आपने जीएसटी पे करा है, तो उसका आपको कोई क्रेडिट या रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई किसको बोलते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? तो सेक्शन 2 क्लोज 47 में CGST एक्ट के एग्जेम्प्ट सप्लाई बताई हुई है क्या होती है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है? नंबर 1, 0%, यानी जो नील रेट, जहाँ पे नील रेट लगता है, जहाँ पे 0% जीएसटी लगता है, नील रेट, वो सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगी। प्लस में सेकंड,
अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो और गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन निकालकर फ़िलहाल के लिए एग्जेम्प्ट किया हुआ है, नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस सप्लाई को गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है, यानी फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर GST नहीं लग रहा। अगर नोटिफिकेशन विड्रॉल कर दिया कल को तो इस पर GST लगना चालू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन ला रखा है जिसकी वजह से ये जो सप्लाई है फ़िलहाल क्या चल रही है, एग्जेम्प्ट चल रही है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन निकाल रखा है किसी सप्लाई के लिए अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST या अंडर सेक्शन 6 ऑफ IGST है, तो सेक्शन 11 ऑफ CGST या सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट का पावर का इस्तेमाल करके अगर गवर्नमेंट ने किसी सप्लाई के लिए नोटिफिकेशन निकाल रखी है कि इसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं GST से, तो यानी इस पे GST नहीं लग रहा, तो ये जो सप्लाई है ये भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगी। तो जिस पे नील रेट लग रहा है, 0% GST रेट लग रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाल रखा है गवर्नमेंट ने कि फ़िलहाल इस पे GST नहीं लगेगा, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएगा। और तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, यानी जो GST के परव्यू के बाहर है, यानी जो जिस पे GST लगता ही नहीं, यानी जो GST के दायरे में ही नहीं आते, उसको कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जो GST के दायरे के बाहर है, गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट GST के दायरे के बाहर है, तो उनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आएगा, एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एक तो ये इस पे GST नहीं लगता, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। प्लस में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिस पे GST नहीं लगता, तो वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए, एक हो गया पेट्रोल, एक हो गया डीजल, एक हो गया क्रूड ऑयल एंड एक हो गया नेचुरल गैस, और एक हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATF। ठीक है, तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो ये तीनों मिलाकर किस में आ जाती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ जाती हैं। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में कौन कौन आ गई, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ गई जिस पे नील रेट GST लग रहा है, या जिस सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि फ़िलहाल इस पे GST नहीं लगेगा। और एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई यानी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड अल्कोहलिक लिकर, अगर आप ये भी सप्लाई कर रहे हो तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, लेकिन ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में मानी जाएगी, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में ये 3 चीज़ आती है। क्लियर है, सेक्शन 2 क्लोज 47 में। तो अब ये याद रखना है एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, क्योंकि आगे इस डेफिनेशन का यूज़ होना है, इस एग्जेम्प्ट सप्लाई का आगे यूज़ होना है, इसलिए आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई को याद रखना है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो ये थी हमारी GST की लेक्चर नंबर 4।